फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका और कौन सी साल में आपने वो फतेह किया था? 21 मई 2013 में 13 में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का तिरंगा फहराया था। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने हमारा हिंदू तब का सनातनी फ्लैग उस चोटी पे फहराया। मेरे पापा फल फ्रूट की रेडी लगाते हैं। तो फिर आर्थिक स्थिति देख के डगमगाए नहीं आप या कैसे? पहले तो मेरे सर मेरे साथ थे, हाँ। दूसरी मेरी फैमिली भी थी, तीसरे जो मेरे टोहाना के लोग थे। मेरे को अगर सक्सेस करने में किसी की अहम भूमिका है तो वो मीडिया की है। हाईलाइट हुए मीडिया में और जैसे आपने बताया तो सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला क्या? उस टाइम कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में कोई हमें सपोर्ट नहीं मिला किसी भी प्रकार का, बल्कि इग्नोर कर दिया। हुड्डा साहब ने नहीं अरे तो पहाड़ तो वैसे चढ़ जाते हैं, कहना बहुत आसान है, ये बिना डिगे जुबान कुछ भी कह देती है, चढ़ के दिखाओ। अगर हुड्डा साहब को पता था नहीं भी एवरेस्ट तो ऐसे चढ़ गया, अपने बेटे को चढ़ाओ वहाँ। हर जगह पे, हर समाज में, हर सिस्टम में ना खूंटे ठोक लोग भी होते हैं, उन्होंने किसी से कोई मतलब नहीं होता, कोई नेगेटिव पॉजिटिव से। तो मतलब आपके साथ हुआ है ऐसा? मेरे साथ तो मैडम बहुत ऐसा कुछ हुआ है, अगर कोई मेरी जगह और होता ना वो सुसाइड कर लेता। आपके ऊपर एक बुक भी है, डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने लिखी है। जो रेडी पर एवरेस्ट बुक है उसका विमोचन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। और जो ये व्यक्ति कहता है कि मैंने सुसाइड करना है, मेरा उसको चैलेंज है, उस बुक को एक बार पढ़ो आप दोबारा, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा भी आप जीना चाहते हो या सुसाइड करना चाहते हो। SHO के पद पे भी रहे हैं और कोई ऐसा पेचीदा केस आपके समक्ष आया हो? एक लड़का होता है, उसको बीच रास्ते में गलत संगति मिल गई, पड़ोसियों ने बताया भी तारा छोरा तो चोरी करने लग गया, भाई समझाओ इसको। उसने जब बड़ी बड़ी चोरियां डकैती मारने स्टार्ट कर दी तो वो जेल चला गया। आने के बाद उसने क्या किया, 5 किले आते थे उसकी बाबू की गर्दन पे कुल्हाड़ी रख के बोला ये 5 किले बेच, नहीं तेरे को मारूंगा मैं। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए देसी टॉक। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं रामलाल शर्मा जी, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी लगभग हम कह सकते हैं 13 से 14 एवरेस्ट की चोटी को ये फतेह कर चुके हैं और अपने हकों के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी है। तो बहुत बहुत स्वागत है रामलाल जी आपका इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और देसी टॉक को बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया और ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। जी तो सर 13 से 14 लगभग आपने एवरेस्ट की चोटी फतेह की है, काफी लंबा आपका सफर रहा है। तो थोड़ा बैक फ्लैश पे जाएंगे, हम आपके बचपन से शुरुआत करेंगे। कैसा, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई है, कैसा आपका बचपन रहा है? देखिए मेरा जैसे बेसिक है, मेरा गांव टोहाना है, मेरा शहर है और मेरा जो जन्म है वो टोहाना का है। मेरे दादा परदादा चाचे ताऊ वो सारे पालवन गांव में है, जींद जिला में आता है, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहीं रहते हैं। तो वहाँ पे जब स्टार्टिंग में बचपन में भैंसें होती थी, भैंसों के साथ खेलना, जोड़ में तैराकी करना, तो वो चीजें चलती रहती थी। बिल्कुल। तो वो करते करते जब शहर में आए, शहर में स्कूल में एडमिशन लिया, तो मेरा एक स्कूल है बजरंग मॉडल स्कूल टोहाना में ही। तो वहाँ पे पड़ोस में ही था, फिर हमने वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ मेरे दादा दादी वहाँ रहते थे कालवन में, तो हमने टोहाना पढ़ाई करने के बाद फिर गांव चले गए दादा दादी से मिलने, जोड़ में नाड़ा खेलना, भैंसों के साथ उछल कूद करनी। तो वहाँ से लगातार चलता रहा, कुछ न कुछ और किया जाए। तो मेरे जो गुरु जी हैं विनय वर्मा जी, उन्होंने इस चीज का लगा कि एवरेस्ट ही करना चाहिए हमने। तो किस एज में आपने ये सोचा कि मुझे ये चीज करनी चाहिए? कैसे सोचा आपने ये चीज? मैंने 8th 9th से लग गया था कि मैंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ अलग करना है। 8th 9th से? अच्छा। फिर एक भीड़ से, जैसे एक झुंड होता है ना कि झुंड में तो सारे इकट्ठे चलते हैं, पर एक झुंड से वैल्यू उसकी बढ़ती है जो झुंड को छोड़ के अलग रास्ते पे चले। रास्ता तो वही है पर उस झुंड से अलग चले, अपना रास्ता खुद बनाए। तो हमने ये सोची, तो लगातार हमने उसके लिए प्रयास किया। मैं नेशनल चैंपियन भी हूँ राइफल शूटिंग में। अच्छा। और बॉक्सिंग में भी मल्टीपल गेम करता हूँ मैं, क्योंकि आदमी के एक माइंड सेट हो जाना चाहिए आदमी के कि मैंने मेहनत करनी है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पापा फल फ्रूट की रेडी लगाते थे और अब भी ऐसा नहीं है कि मेरे पापा अब भी चौकीदारी का काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि
कोई गेम या कोई अभी? पैशन या कोई काम छोटा बड़ा है। एट प्रेजेंट भी में चौकीदार का हाँ, काम करते हैं बिल्कुल। टोहाना में ही? टोहाना में। अच्छा, तो फिर कैसे ये शुरुआत हुई आपकी, मोटिवेट कैसे हुए आप? देखिए मैडम, मैं सेल्फ मोटिवेटर हूँ। अच्छा, किसी ने नहीं कि किया? कोई मोटिवेट नहीं करता। अगर कोई दुख है तो वो भी खुद के लिए है, सुख है वो भी खुद के लिए है। मेनली वो तो दुख भी मोटिवेट करता हाँ, है। अगर कोई चीज मेरे को पेन कर रही है ना, ये चीज तेरे लिए गलत होगी, मैं उस चीज को, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके खुद सेल्फ मोटिवेटर बनता हूँ। इस खुद का मोटिवेशन खुद ही करता हूँ मैं। तो मतलब ये कैसे आया कि सेल्फ मोटिवेट? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं ना कि दूसरे आके मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसा नहीं, आप थोड़ा बढ़िया मोटिवेट हो जाओ या ऐसा कुछ, तो कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है किसी ने ऐसे बताया भी आपने एवरेस्ट करना है, ऐसा किसी ने नहीं बताया था मेरे को कि आपने एवरेस्ट ही करना था। मैं खुद ही, जैसे गूगल पे है, गूगल देखो, सोशल मीडिया का यूज भी बहुत अच्छा है, पर कुछ लोगों की समझ है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया का आपके लिए बहुत अच्छा उपयोग है अगर आप अच्छे ढंग से पॉजिटिव तरीके से करना चाहें तो। बिल्कुल। मैंने उसका यूज किया, गूगल पे सर्च किया एवरेस्ट के बारे में, एक्सपीडिशन के बारे में, तो चीज की वो तमाम जानकारी हाँ, आपने सारी ली? मतलब बारीकी से वो जानकारी इकट्ठी करी। जो चीज उसमें नहीं थी वो चीज पूछी, जो सीनियर थे उनसे बात करी, भाई कैसे हो सकता है, कैसे कैसे कर सकता हूँ। मैंने बेसिक, एडवांस, ये सारे कोर्स किए उसके लिए। तो मेन जहाँ पर एक बंदा ठहर जाता, मेरे पापा फल फ्रूट की रेडी लगाते हैं, तो रेडी लगाने से ये क्या हो गया कि वो चीज हमारे पास नहीं थी, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। हाँ। अब मेरा यमुनानगर पढ़ता था, मैं खालसा कॉलेज में बीएससी मैंने वहां से की, ठीक है, और डीपीएड करी, तो वहां भी वो स्पॉन्सर करते थे मेरे को। अच्छा। तो जब यहाँ आया तो एक्सपीडिशन किए, तो पता चला भी इसमें तो माउंट एवरेस्ट का जो एक्सपीडिशन है उसमें 25 से 30 लाख रुपए का खर्च आता है। 25 से 30 लाख का? तो फिर आर्थिक स्थिति देख के डगमगाए नहीं आप, या कैसे? पहले तो मेरे सर मेरे साथ थे, हाँ। दूसरी मेरी फैमिली भी थी, तीसरे जो मेरे टोहाना के लोग थे। मेन कारण मेरे को अगर सक्सेस करने में किसी की अहम भूमिका है तो वो मीडिया की है। मीडिया के है? कैसे, थोड़ा बताइए उसमें कैसे? क्या है, मीडिया ने उसने ये नहीं देखा कि रामलाल कौन है, सिर्फ लगातार मेरी कवरेज करी। छोटे छोटे चैनलों ने, बड़े बड़े चैनलों ने, मीडिया ने, हर व्यक्ति ने, नए पत्रकार ने, पुराने पत्रकारों, सब ने मतलब ठोके मदद कर रखी है। अगर आज मैं किसी पोस्ट पे हूँ या मैं कहीं पे हूँ, स्टैंड कर रहा हूँ, तो वो मीडिया के कारण कर रहा हूँ। तो एक्चुअल सफर की हम बात करें, क्योंकि 8th 9th में आपने सपना देखा था, आपके फादर साहब रेडी लगाते थे, तो आर्थिक स्थिति भी कमजोर रही है। तो जब आपने सपना देखा, 25-30 लाख का खर्चा भी आना था, तो ये सफर, एक्चुअल सफर जो रहा, वो कैसे शुरू हुआ, किस साल शुरू हुआ, आपकी एज कितनी थी उस वक्त जब आपने ये शुरू किया? असल जो हमारा टारगेट था वो 2012 में स्टार्ट हुआ। 2012 में आपकी एज कितनी थी उस टाइम? मेरी एज 23 साल थी, उसमें 22.5-23 साल। 22-23 साल थी, ठीक है। और जब सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन किया नेपाल से, तो उन्होंने बताया भी 25 लाख रुपए का इसमें खर्च आएगा। जब वो लेटर मेरे पास आया तो उस लेटर में ये लिखा था कि 25 लाख रुपए एडवांस भरने पड़ेंगे आपका किस्तों में, जो हमारे पास नहीं थे। हम मकान भी बेचते तो मेरे हिसाब से वो चीज़ नहीं, शायद नॉट पॉसिबल। तो फिर विनय सर से मैंने बात करी, बस सर ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला यार पागल है तू, 25 लाख रुपए कहाँ आएंगे, मरवाएगा खुद को भी मेरे को भी। डीमोटिवेट किया उन्होंने या मोटिवेट नहीं किया, हम साथ में थे, इकट्ठे थे हम दोनों का ही। अगर मिशन एवरेस्ट का कहीं नाम सुनोगे आप इतिहास में, तो मेरा और विनय सर का नाम आएगा, इकट्ठा ही रहेगा। अच्छा, तो फिर कैसे? नेगेटिव नहीं था भी 25 लाख रुपए एकदम झटका लगता उस टाइम। 2012-13 में 25 लाख रुपए, और उस टाइम तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी इनकम थी वो। तो नई बात बनी। मेन क्या था, एवरेस्ट को करना हमारा कभी नहीं सोचा था हमने कि एवरेस्ट करना है। मेरा एक नेशनल के अंदर मेडल आया था, और हमारे पड़ोस के अंदर पूरी एक पंचायत के अंदर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था पूरी पंचायत ने, ठीक है। उस पंचायत के अंदर ये हुआ कि हम 3 लोगों को सम्मानित करेंगे। रामलाल ने इंटरनेशनल खेलने जाना शूटिंग चैंपियनशिप में, और हमारे ही वार्ड के 2 लोग और थे ऐसे। ये कब की बात है जब आपने ये चैंपियनशिप आपने 2011-12 की बातें हैं, 2011-12 की बात है। तो मतलब उससे पहले आप बॉक्सिंग और ये शूटिंग में आप ये निकल चुके थे आप
खेल चुके थे आप ये? तो जब वो पूरी पंचायत हुई, उस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज किया पूरे मोहल्ले ने, तो रात को जब एक पंचायत हुई कि ठीक है हम तीनों को सम्मानित करेंगे, तो कुछ ना जो खूंटे ठोक होते हैं हर जगह पे, हर समाज में, हर सिस्टम में ना खूंटे ठोक लोग भी होते हैं। उन्होंने किसी से कोई मतलब नहीं होता, कोई नेगेटिव पॉजिटिव से, उन्होंने बस दूसरे की किसी की लाइफ में इंटरफेयर करके खूंटे ठोकने होते हैं, बट टांग खींचनी होती है। उनके पल्ले कुछ नहीं होता, पर वो करते रहते हैं ऐसा काम ताकि हम किसी दूसरे की टांग खींचो। तो मतलब आपके साथ हुआ हाँ, ऐसा? मेरे साथ तो मैडम बहुत ऐसा कुछ हुआ है, बहुत कुछ। अगर कोई मेरी जगह और होता ना वो सुसाइड कर लेता। मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी कि विल पावर, मैंने अपने खुद क्रिएट करता हूँ विल पावर को। तो कैसा हुआ इंतजाम 25 लाख का, कैसे मैं शुरुआत वही बता रहा हूँ, हुई? उसी पे आऊंगा मैं। हाँ। तो वहाँ वो प्रोग्राम हुआ, पंचायत में ये बात हुई भी 3 लोगों को हमने सम्मानित करना है। ठीक है, सबने पंचायत नहीं किया भाई, ठीक है रामलाल है, 2 लड़के हो रहे हैं, वार्ड के अंदर अच्छी अचीवमेंट आई है, इंटरनेशनल है, जाना है। जब अर्ली मॉर्निंग सबने ये बता भी रामलाल को सम्मानित नहीं करेंगे। अच्छा, ये हम पंचायत की दो तरफ बच्चों से? को करेंगे जो ग्रामीण खेल कूद में आए थे ना फर्स्ट। मैंने इंटरनेशनल जाना है, नेशनल चैंपियनशिप में मेडल मेरा गोल्ड। तो जब उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ उस पे एक फैक्टर काम कर गया। क्या? सिर्फ भी कास्ट के भी उस पे, अच्छा। है ना, कुछ कास्टों के लोग थे वहाँ। हाँ। उन्होंने भाई इसको नहीं हमने सम्मानित करना। ठीक, मैं कास्ट की बात नहीं करता इसमें, हाँ। पर जो चीज मैं सच्चाई बोलने से डरता भी नहीं हूँ, जो मेरे अंदर सच्चाई है ना मैं बोल देता तो हूँ। पंचायत के लोगों ने बोला कि आपको हाँ, सम्मानित नहीं करेंगे? क्योंकि हमने कभी किसी का गलत नहीं किया आज तक। हमने कुछ अच्छा किया है, समाज हमारे लिए इतना कुछ करता, तो हमारा भी फर्ज बनता हम समाज के लिए करें। बिल्कुल। और मैं खुल्ला बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने डर नहीं है किसी चीज का, क्योंकि हम सच्चे हैं। तो उस पंचायत में जब आपने पूरी रात को एक प्रोग्राम किया भी हम 3 लोगों को सम्मानित करेंगे, तो अगली मॉर्निंग पंचायत के अंदर पंचायत का डिसीजन तो मान्य होता है। पंचायत का मतलब है भगवान का डिसीजन। ये सरपंच ने बोला था आपको? नहीं, हमारे एमसी थे वहाँ सारे, मतलब मौजूद तमाम बड़े लोगों ने बोला था, ठीक है। जो भी बुजुर्ग थे वो सारे थे वहाँ। तो विनय सर, मैं और 2-4 और थे हमारे प्रधान। ठीक है भाई, जब अगले दिन की बारी आई ना, उसमें 2 लोगों को सम्मानित करने के लिए हमें इग्नोर कर दिया। बट तब से हमने एक चीज बनाया, मिशन एवरेस्ट। मैंने और मेरे विनय सर ने, ठीक भी हमने इतनी शील्डें, बात शील्ड की नहीं होती, बात मान सम्मान की होती है। एक शील्ड दे दोगे उससे थोड़ा ना मेरा घर भर जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा, नहीं है। बात होती है मान सम्मान की। हमने इंटरनेशनल जाना, नेशनल चैंपियनशिप में मेडल है, उन बच्चों का हम ये नहीं कहते उनको सम्मानित नहीं, उनको भी करो सम्मानित, हमें भी करो। हमने वहां से उठाया, पर वहां से एक अलग से सिस्टम बन गया। ऊपर वाले ने ऐसा चमत्कार किया जो हमारा ट्रैक ही अलग चल पड़ा। तो तब आपने सोच लिया मिशन एवरेस्ट। हाँ। तब से हमारा ऐसा चला, मैंने और विनय सर ने धड़ाधड़ मेहनत के बलबूते पे। देखो मेहनत नहीं करेंगे ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं थेड़ी पे सरसों हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको। बिल्कुल। तो तब से हमने वहां से लेकर अगर एवरेस्ट में चढ़ा तो उन लोगों के कारण, उस एक शील्ड ने मेरे को एवरेस्ट चढ़ा दिया, है ना। बिल्कुल। तब तो हम जोड़ों में भैंसों के पूंजड़ पकड़ के खेल लिया, बस कूद लिया, खेतों में चले गए, है नहीं, भैंस के ऊपर बैठ कर सवारी कर ली, ऐसी बातें होती वो थी। बचपन अब लौट के भी नहीं आना, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, पर वो यादें रह जाती हैं। बिल्कुल। तो 25 लाख जैसे नोटिस आया तो मैनेज किस तरह से? वो उसका मैनेज कैसे हुआ? एक दैनिक जागरण के हमारे सतभूषण गोयल जी हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने एक खबर लगाई, क्या रामलाल चढ़ पाएगा एवरेस्ट? तो हमारे एक परशुराम संस्था है टोहाना के अंदर, ठीक है, उनके जो संरक्षक थे श्री कृष्ण प्रभाकर जी, उन्होंने मेरे को बुलाया भी 1 लाख रुपए ले जा, तेरी किस्त भर और इकट्ठे कर ले। हम उनसे 1 लाख रुपए ले आए, हमने ट्राई किया, उस 1 लाख से 1 रुपया भी नहीं हुआ हमारे से। हमने 10-15 दिन ट्राई करी। विनय सर बोले भाई पीछे पूछे तो हम दे नहीं, और ये उल्टे दिया। हम उनको वापिस देने के लिए चले गए। वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति लगे हमने, उन्होंने 10 लाख रुपए, मंदिर के थे वो 10 लाख रुपए मेरे को टेबल पे ऐसे दे दिए, तेरी किस्त भर दे जाके। उन्होंने, उस कृष्ण प्रभाकर जी ने कोई मतलब किसी के लिए 1 रुपया नहीं दे सकता। बिल्कुल, ये एक सच्चाई है, सबको पता इस सच्चाई के बारे में। भी उन्होंने 10 लाख रुपए दिए और हम के पहली किस्त भर दी। उसके बाद तो एक आंधी चल पड़ी मिशन एवरेस्ट की। बच्चों ने में आ गया, लोगों के ध्यान में आ गया। वो टीवी चैनलों ने, मीडिया ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, हर चैनल ने, जो भी बड़े बड़े चैनल हैं, जैसे लोकल हमारे न्यूज़पेपर, सब ने
ठोक के पूरे कवरेज पेज पे चलने लगी न्यूज़ें। तो सब ने इकट्ठा करके बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से आंदोलन चला दिया फिर वो 25 लाख रुपए हमारे इकट्ठे हो गए और सबने, जितनी समाज सेवी संस्थाएं थी, एकेडमी थी, टीचर थे, सबने फ्लैग ऑफ किया मेरा और मेरे को एवरेस्ट के लिए रवाना कर दिया टवाना से। फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका और कौन सी साल में आपने वो फतेह किया था? 2012 की बात? 21 मई 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का तिरंगा फहराया था। क्योंकि अगर हम जी रहे हैं तो अपने देश के तिरंगे के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल। मैंने सारी अचीवमेंट कर ली, ऐसा नहीं है कि नहीं अचीवमेंट करी, अब भी मैं कर रहा हूँ तो अपने देश के लिए करता हूँ। तो हमारा देश एक ऐसा देश है जो तिरंगा है वो किसी देश का नहीं है, सिर्फ हमारे देश का ही एक ऐसा झंडा है जो तिरंगे से बनता है। बिल्कुल, कहते हैं ना भारत माता की जय, भारत की जय हो सकती है। भारत माता के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए जीते हैं ताकि हमारा देश और ऊंचाइयों पे जाए। तो जब आप फर्स्ट टाइम गए तो आप पीछे जो जिन्होंने आपकी हेल्प की थी, तो क्या उनके मन में चल रहा था कुछ? उनके मन में, हाँ, जो जिन लोगों ने मेरे को एवरेस्ट के लिए पुश किया था भी ये तो सम्मानित नहीं करना, हाँ। उन्होंने एक बात फैलाई पूरे के पूरे एरिया में, ये तो लेके भाग गया। जब एक्सपीडिशन करने जाते हैं ना थोड़ा टाइम लग जाता है। बिल्कुल। पर उन लोग जो खूंटे ठोकने वाले लोग होते हैं ना, किसी की लाइफ में, हर किसी की में होते हैं वो, तो उन्होंने फैलाई भी है तो लेके भाग गया वहां पैसे। जब वहां से फोटो वायरल हुए फिर उनकी शांति बढ़ गई, आरटीए लगाई, उन्होंने बहुत कुछ किया। अच्छा, तो मतलब उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें करी जो सोच ही नहीं सकता। मुंह तोड़ जवाब दिया है आपने उनको। मैंने नहीं दिया, मैं तो तुच्छ हूँ, मैंने कोई देने वाला नहीं हूँ, देने वाला ऊपर वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अच्छे से अच्छे टारगेट के लिए अगर मेहनत करोगे ना, ऊपर वाला ऑटोमेटिक जवाब देगा आपको। हमने उनकी सोची ही नहीं, हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। तो 2013 में आपने पहली फतेह की थी चोटी, जहां पर आपने तिरंगा लहराया था। फिर उसके बाद कैसे ये सफर चलता गया? उसके बाद आइलैंड पीक तक सेमीफाइनल बोलते हैं एवरेस्ट का, हमने उस पे किया। जैसे उसको क्लाइंबिंग के लिए गए हम, एकदम अचानक से खून की वोमिटिंग होगी, उल्टी लगी। ऐसा लगा वो चलो अंदर से कुछ ऐसा हुआ होगा अचानक से। ये कब की बात है? 2013 में ही। 2013 में ही, ठीक है। तो हो गया ऐसा, तो लगा कि सडनली हुआ है, बट जब दोबारा से वोमिटिंग हुई तो ऐसा लगा कि अंदर से कुछ फट गया है। अच्छा। क्योंकि बहुत काफी स्ट्रगल से वो बड़ी टेक्निकल चोटी थी। कितना सफर आपने उस वक्त तय कर लिया था जब आपके साथ ये घटना हुई थी? देखिए, माउंटेन की कभी भी जो हाइट के अकॉर्डिंग माउंटेन को नाप सकते हैं, किलोमीटर से भी नहीं। कितना हाइट होगा वो? हाइट होगा मतलब 17-18 हजार मीटर। 17-18 हजार, ठीक है। तो मिड में थे आप या? मिड में बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे थे हम। हाँ। तब ये हुई और मैं एकदम से अचेत हो गया। अच्छा। फिर एकदम से दिमाग में पता नहीं क्या घुमाया कि देखो लोगों ने इतनी दुआएं कर रखी हैं आपके लिए, इतना चंदा इकट्ठा करके दिया, इतनी विशेष मिल रही हैं, अगर आप नहीं करोगे, नीचे भी आओगे तो भी मौत है, ऊपर जाओगे तो भी मौत है, चलना तो पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। लोगों ने उम्मीद कर रखी है, उन लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने के लिए हमने आगे चलने की सोची और वो ठीक हुई। मतलब ऐसा है कि गॉड आपको साक्षात दर्शन देते हैं ऐसी चीजों के लिए जब आप दिल से कोई काम करते हैं। करके देखोगे, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बताऊंगा कि लोग अगर करते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आपके लिए बहुत बड़ी काम करती है। जब आपने बोला ना कि स्टार्टिंग में 8-9 साल की उम्र में आपने सपना देखा था, आपने पहली चोटी 2013 में फतेह कर ली थी, और जब आपने अपने फादर साहब को बताया, क्योंकि उस टाइम फ्रूट बेचते थे, आपने बताया अपने फादर साहब के साथ, तो उनका रिवर्ट क्या आया? उन्होंने क्या मेरे बताया? मम्मी पापा को तो जी पता नहीं था इस बारे में। हाँ। कि पहाड़ क्या होते हैं, हाँ। चोटियां क्या होती हैं। जब मैं एवरेस्ट के लिए लास्ट एक्सपीडिशन में हमने जाना था ना, और एफिडेविट मांगे थे कंपनी ने भी अपने पेरेंट्स के, फिर तब पता चला था, तब वो रोए थे भी, हम अपने बच्चों को ये लगा कि आत्महत्या के लिए भेज रहे हैं। एवरेस्ट का ये नहीं है कि आप लौट के आओगे कि नहीं आओगे। बिल्कुल। देखिए, ओलंपिक गेम बहुत बड़ा है, बट ओलंपिक से भी बड़ा गेम माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। बिल्कुल। ओलंपिक में जीत के भी आपको पता कि अगर हार भी गए तो वापिस आओगे, वापिस आ जाएंगे। पर एवरेस्ट एक्सपीडिशन एडवेंचर से एक ऐसा गेम है जिसको एवरेस्ट को फतेह करने के बाद भी ये नहीं पता चलता कि वापिस नीचे आओगे कि नहीं आओगे। नहीं, बिल्कुल। असल मायने में तो एवरेस्ट बहुत बड़ी गेम है, ओलंपिक से भी बड़ी गेम है एडवेंचर, जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने जाते हैं। बिल्कुल। जो जाता है उसी को पता होता है कि कितनी वहाँ स्ट्रगल होता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो अब तक आज की डेट की अगर हम बात करें, क्योंकि 2013 तक तो हमें लगे, फिर आगे का सफर भी हम सुनेंगे, अब तक की अगर मैं बात करूं तो कितनी
चोटी आपने फतेह की है? कितनी चोटियों पर तिरंगा आपने लहराया 14-15 चोटियां मैंने क्लाइंबिंग कर चुका हूँ मैं, 14 से कंटिन्यू 15 कर ही रहा हूँ अब तक, कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ। एक बारी फिर हार जाता हूँ, फिर दोबारा फिर सेल्फ मोटिवेटर बनता हूँ, भी नहीं करना है यार, हमने करना ही है। जब तक हम सारी चोटियों पे अपने देश का तिरंगा नहीं फहरा देंगे तब तक शांति नहीं पड़ेगी, हमने फहराना ही है। ठीक ठीक ठीक। तो 2013 में आपने वो फतेह की, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव आपका क्या रहा? एवरेस्ट के बाद नीचे आए, नगाड़ों से स्वागत हुआ, सबने पलकों में बिठाया। उसके बाद फिर से जब ऐसी सिचुएशन आ गई, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, तो मैंने फिर खुद ही रेडी लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर दोबारा से फिर थोड़ी तंगी आई आपके? ठीक है, थोड़ी बहुत सारी तंगी आई। अच्छा। मैंने खुद रेडी लगाई। ऐसा हमारा एक सिस्टम है मैडम जी कि काम कोई छोटा बड़ा, बिल्कुल हम काम वही करते हैं जो मैंने ये लग गया कि काम करना ही है, वो काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम करना है। तो कितने साल आपने मतलब फ्रूट की रेडी लगाई थी आपने टोहाना मेरे में? पापा तो काफी टाइम से लगा रहे थे, मेरे पापा बीमार हो गए, फिर मैंने खुद लगाई। उसके बाद कोर्ट केस किया, कोर्ट में केस किया कि मेरे को जब औरों को डीएसपी बना दिया तो मेरे को क्यों नहीं बना रहे। हाँ, ये भी एक अच्छा, मेरा हक बनता है। हाँ, हक की लड़ाई तो सब लड़ते हैं, तो मैं भी लड़ूं। तो मेरे वकील थे आफ्ताब खारा जी, उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कौन से साल में आपने वो केस डाला था? केस किया था हमने 2015 के अंदर, 2015 में। और मेरे वकील हैं आफ्ताब सिंह खारा, उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ा। कोई हमारे से कोई पैसा नहीं लिया, उन्होंने वो केस जितवाया भी, और डीएसपी पद के ऑर्डर भी हाई कोर्ट से हुए भी, इसको डीएसपी पद और 21 लाख रुपए कैश प्राइज दो। कितना टाइम चला ये? वो 1 साल चला था। 1 साल चला। 2016 में उसके ऑर्डर आए। फिर मतलब पीछे इसमें एक ये मेन कारण ये रहा मेरे साथ कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। मैं यहाँ पॉलिटिकल की बात नहीं करूंगा, पर जो चीज फील करता हूँ मैं बताता हूँ। बिल्कुल। कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब थे वहाँ, हुड्डा साहब ने इग्नोर किया सिर्फ एक कास्ट बेस को लेके। अच्छा। तो उसी से ये लगा कि ऐसा नहीं है कि सभी कास्टों में सब बच्चे हैं। तो एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी बनता है कि जैसे टोहाना वासियों ने 25 लाख में हेल्प की, आपने 2013 में पहली चोटी फतेह की, उसके बाद जैसे आप हाईलाइट हुए मीडिया में और जैसे आपने बताया, तो सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला क्या आपको? उस टाइम कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में कोई मतलब हमें सपोर्ट नहीं मिला किसी भी प्रकार का। बल्कि इग्नोर कर दिया। हुड्डा साहब ने नहीं आ रहे तो पहाड़ तो वैसे चढ़ जाते हैं। मेरा चैलेंज है जी, आप किसी पॉलिटिशियन बंदे को चढ़ा के देखो, वहाँ पता फिर चलता है कि शरीर में कितने की जान है। बिल्कुल, कहना बहुत आसान है, ये बिना डिगे जुबान कुछ भी कह देती है, चढ़ के दिखाओ। अगर हुड्डा साहब को पता था नहीं भी एवरेस्ट तो ऐसे चढ़ गया, अपने बेटे को चढ़ाओ वहाँ, है ना। फिर उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई है और हमें न्याय मिला। फिर 2014 में 2014 में बीजेपी आई थी, 15 में आपने केस डाला था, 16 में जीत गया। 16 में जीत गया। बीजेपी गवर्नमेंट, देखो कौन अच्छा है कौन बुरा है वो पता चल जाता है, पर बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद हमारे साथ न्याय हुआ और मेरे को ज्वाइनिंग मिली। उसमें मेरे को फिर गवर्नमेंट ने सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कराया। सब इंस्पेक्टर। अगर वो कांग्रेस सरकार होती तो मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग नहीं मिलती हमें। तो कोर्ट की तरफ से ये 2016 में नोटिस आ गया था, सब इंस्पेक्टर का पद मिले आपको, और जो घोषणा उन्होंने की थी वो आपको मिली। 2016 की बात है। तब तक आपकी मैरिज हो चुकी थी? हाँ, मैरिज हो गई थी मेरी। अच्छा, तो आपकी वाइफ सपोर्टिव है? हाँ, सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। हाँ। सब अगर मैं कहीं बाहर घूमता हूँ, एक्सपीडिशन करता हूँ, तो सारे काम वही संभालती है। वही संभालते हैं। अच्छा, तो एक पर्वत जैसे चढ़ने के लिए कितनी मेहनत आप करते हैं? कितने टाइम पहले आप स्टार्ट कर देते हैं और कितनी मेहनत लगती है उसमें? देखिए, वेट का भी अप डाउन चलता रहता है। साइकिलिंग है, फेफड़े को मजबूत करना है, योगा है या रनिंग है, बहुत सारी है, जिमिंग है, वेट ट्रेनिंग है, काफी ऐसा करना पड़ता है। क्लाइंबिंग है, 8-8 9-9 घंटे ट्रैक चलना पड़ता है, तब जाके वो रिदम बनता है आहिस्ता आहिस्ता। स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा है। तो कितना वेट रहता है आपके साथ जैसे आप क्लाइंबिंग करते हैं? 30-32 किलो के आसपास वेट रहता है इसमें। 30-32-35। अच्छा, तो जैसे अगर रात बितानी हो तो कैसे, और खाने पीने का सामान रात के लिए तो देखो चॉकलेट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ऐसे मिल जाते हैं, बट टेंट में ही रहती है नाइट तो। टेंट में ही रहती है। स्लीपिंग बैग होते हैं, स्लीपिंग बैग में अपने बॉडी को डालो और टेंट में रखो, सो जाओ आराम से। अच्छा, तो कितने लोग साथ में चलते हैं एक्सपीडिशन के टीम के अनुसार है, 10 लोग भी हो सकते हैं, 15 भी हो जाते हैं, पर वो चलते तो इकट्ठे हैं, पर सबका रिदम अलग अलग काम करता है। वो सब चले जाते हैं, कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है। सडनली किसी खाई पे को कूदना पड़ गया और वो अंदर चला गया तो गया।
एवरेस्ट के एक्सपीडिशन के दौरान में हमने बहुत सारी डेड बॉडियां मिली, डेड पर बॉडी वो डेड बॉडियों ने हमारे को कोई मतलब ऐसी हानि नहीं पहुंचाई, हमारे को पुश किया, मोटिवेट किया उन डेड बॉडियों ने। आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी डेड बॉडियां वहाँ पड़ी मिलेंगी आपको। अभी भी। तो मतलब आप मतलब घबराए नहीं उस वक्त? थोड़ा हो जाता है ना मैडम, कि जब कफन लेके चल रहे हैं, हमने एक ही पता है कि मैंने देश का तिरंगा अपनी चोटी एवरेस्ट पे फहराना है, बिल्कुल। तो फिर मरने का और कोई रिप्लाई ही नहीं है कि मरना है नहीं मरना, वो तो कफन है। आपके साथ भी कुछ ऐसी कुछ अलग घटना कुछ ऐसा हुआ है कि ये तो मैं गया, ऐसा कुछ पल आया हो आपकी लाइफ में? एवरेस्ट एक्सपीडिशन के दौरान ऐसे 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए कि मेरे क्रैम्पन चुभ गए यहाँ पट में, ऊपर से क्लाइंबर गिरा और मेरे पट के ऊपर कूद गया, उसके पैर लगे, ऐसा लगा कि तू भी गया इसके साथ। वो तो खुदा न खास्ता ऐसा, जब लोगों की बीसीज है, आस्थाएं जुड़ जाती है। छोटे छोटे बच्चों ने 1-1 रुपया दिया था मेरे चंदे के लिए, उनकी आस्थाएं जुड़ गई थी, वो जो वेल विशेज है वहाँ काम आई। बिल्कुल। तो एकदम से जब वो गिरा, ऊपर से मेरे हाथ में रस्सी आ गई और मैं उस पर लटक गया, वो चीज काम ही तो आई, काम ही आई, बिल्कुल, है ना। और जब इतनी स्पीड, बहुत सारी स्पीडी हवाएं चलती हैं, उड़ा के ले जाती हैं, तो वो काम ही आई। एक पैर मेरा नीचे चला गया, एक ऊपर ऐसे बैंड हो गया, तो फिर वो तो रिस्की काम था सारा। इंसिडेंट इतने बड़े बड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। एवरेस्ट एक्सपीडिशन इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। अकेले संभालना थोड़ा हो जाता है उस वक्त पे ना, थोड़ा चैलेंजिंग काम रहता है। हाँ। 2016 में आपको नौकरी मिली थी, और नौकरी मिलने के बाद आपके पास एक जिम्मेदारी और थी, घर की जिम्मेदारी, साथ में नौकरी की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी, और एक साथ में ये मिशन आपका पर्वत। तो अब ऐसे में कैसे आपने मैनेज किया वो चीजें? देखो, नौकरी के साथ साथ एक मैं सामाजिक भी हूँ। मेरा देखो, देश हमारे लिए बहुत कुछ करता है, पर हम भी अगर 1% देश के लिए कर देंगे ना, अच्छे लोगों को मोटिवेट करके, जो उनको पुश कर सकते हैं। हमारे गाँव के अंदर, शहरों के अंदर बहुत टैलेंट है, उनको सिर्फ जरूरत है गाइड की। अगर अच्छे गाइड उनको मिल जाए, उनको पुश करें, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ओलंपिक में मेडल, एवरेस्ट कर सकते हैं, हमारे से बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनको पुश करो, मजबूत बनाओ उनको, तभी देश मजबूत होगा। बातों बातों से थोड़ा ना होगा, करने से होगा। करना कोई चाहता नहीं है, सोचते हैं अरे फलाना कर ले। भगत सिंह तो पैदा करना चाहते हैं, अभी दूसरे के घर हो जाओ, मेरा घर भगत सिंह ना हो, दूसरे के घर में पैदा हो जाए बस। तो 2016 के बाद फिर कौन से साल में आपने फिर नेक्स्ट चोटी आपने फतेह की थी? 2016 के बाद हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अंडर वाटर साइकिलिंग में। अंडर वाटर साइकिलिंग में समुद्र के नीचे गहराई में जाकर समुद्र में हमने साइकिल चलाई। ये कौन सा ईयर? 2016 में। 2016 में ही। और इसका यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड सभी जो लिम्का, इंडिया, एशिया सभी बुकों में नाम दर्ज है। और अभी पीछे जब मैं किलिमंजारो गया था चोटी चढ़ने, हमारे सीएम साहब ने हरी झंडी देके रवाना किया था, ड्रग्स फ्री का फ्लैग देके। ये अभी 2021-22 की बात है? 23 की बात है। और उसमें हमने पूरे जिले के अंदर, मेरी पोस्टिंग कैथल में है, और कैथल के अंदर हमने 5 लाख लोगों को मोटिवेट कर चुका हूँ मैं ड्रग्स के अगेंस्ट। और उस मोटिवेशन से बहुत, आप खुद भी पता कर सकते हो, पूरी प्रेस ने, मीडिया ने, जनता को भी पता है भी, उस आंदोलन से भी बहुत जागरूकता आई है। तो वो एक आंदोलन आपने छेड़ा था, नशे के खिलाफ आपने जागरूकता अभियान चलाया था। और किलिमंजारो पे भी मैं गया था, पूरे इंडिया, पूरे हिंदुस्तान, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने हमारा हिंदुत्व का सनातनी फ्लैग उस चोटी पे फहराया, आज तक किसी ने भी नहीं फहराया। बिल्कुल, वो फ्लैग वहाँ भी फहराया। काफी गर्व की बात है, काफी गर्व की बात है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जैसे आप क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं आप पर्वत पे, तो वहाँ पे डेड बॉडी भी दिखती है। दिखी है बहुत सारी। तो वहां पर आपको कुछ हॉरर या कुछ, जैसे कहते हैं ना, विश्वास है या नहीं है, आत्मा टाइप या हॉरर, कुछ ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ है? अनुभव होता है, बिल्कुल होता है। वो ऐसा खींचती है, आज मोटिवेट करती है वो आपको। अच्छा, आवाजें आती हैं? आवाजें भी हो, कई बारी फीलिंग ऐसी आती है कि वो आपको बुला रही हो, भी आओ थोड़ा सा रह गया, आओ थोड़ा सा रह गया। वो पुश करती है आपको, नेगेटिव नहीं करेगी वो। भी आपके साथ कोई नुकसान करेगी, पूरा आपको पॉजिटिव करती है वो चीज। मतलब आपको वो आवाजें सुनी है? सुन जाती है कई बारी, क्योंकि ये देखिए आप, वो इतनी हाइट है 28-29 उस हाइट पे जाके कितनी पवित्रता मिलेगी। तो वहां से ऑटोमेटिक आवाजें आती है, अभी आप पुश करो, चलो थोड़ा सा रह गया, चलो चलो, ऐसी भी बहुत सारी आती हैं। तो पुश करती हैं वो। बिल्कुल। तो आज के जो युवा हैं, आप समाज में भी आप काम कर रहे हैं, तो जो चढ़ना चाह रहे हैं, यानी जो जिनका सपना है एक, तो क्या एडवाइस आप देंगे? क्योंकि मुझे ये भी जानना है
कि जैसे आप क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, तो पर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे आप चढ़ते हैं, हाइट वाइज बढ़ती रहती है, सिलेंडर कभी ऐसा हुआ है कि आपका सिलेंडर बहुत ही कम रह गया, ऑक्सीजन सिलेंडर आपका कम रह गया हो, तो आपको लगे कि नहीं भैया? देखिए, एवरेस्ट एक्सपीडिशन में ऐसा था कि 4-5 सिलेंडर मिल जाते हैं, एक क्लाइंबर 4-5 सिलेंडर पी लेता है। तो 0.5 पे या 0 पॉइंट पे चलते हैं तो ऑटोमेटिक ठीक ठाक क्लाइंबर जिसका फिजिकल ठीक है वो कर लेता है। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाता है, अगर वो खत्म भी हो गया तो चेंज हो जाता है वो ऑक्सीजन। सिर्फ इसमें एक है कि आप खुद सेल्फ मोटिवेटर बनो, स्ट्रगल करो, मेहनत करो। जब तक व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो इसकी तरफ सोचना भी मत है, एवरेस्ट की तरफ। ये तो एक जिंदा जागता मौत को गले लगाने वाली बात है। आपके ऊपर एक बुक भी है, डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने लिखी है। जी बिल्कुल। और थोड़ा सीएम साहब बताइए ने उस बारे में। इसका जो रेडी पर एवरेस्ट बुक है उसका विमोचन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और काफी लोगों ने उसको पढ़ा भी है। किस साल में विमोचन किया था? 2022 में। 2022 में जी। और जो ये व्यक्ति कहता है कि मैंने सुसाइड करना है और मैं अपनी लाइफ नहीं जीना चाहता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जो बच्चा या युवा साथी ये कहता है कि मैं कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकता, मेरा उसको चैलेंज है, उस बुक को एक बारी पढ़ो आप दोबारा। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा भी, आप जीना चाहते हो या सुसाइड करना चाहते हो? ऐसी बुक है वो, मोटिवेशन की बुक है और बहुत बढ़िया बुक, आप पढ़ो उसको। कठिनाइयाँ कितनी सामने आई हैं अब तक की अगर हम बात करें, क्योंकि परिवार भी है और एक मैरिड लाइफ भी है, दूसरा एक मिशन है और तीसरा नौकरी का पद है, कितनी कठिनाइयां हैं? उस टाइम क्या था, जिस व्यक्ति के पास खाने को दाने नहीं थे उसने एक सपना देखा। सपने देखना बहुत बड़ी बात थी, एवरेस्ट क्लाइंब करना। फिर दूसरा एक्सपीडिशन, दूसरा चैलेंज क्या होगा, पैसे इकट्ठे करना। और तीसरा फिजिकली फिट होना। 3 एवरेस्ट फतेह किए हमने तो। फिर उसके बाद नौकरी के लिए बिल्कुल हाई कोर्ट में धक्के खाए, ट्रॉलियों पे, ट्रकों पे भूखा सोए, कितना स्ट्रगल हमने किया। मैं वही आपको पहले बताया, अगर मेरी जगह कोई और होता तो सुसाइड कर जाना था उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो खुद ये है कि मेहनत करनी है बस। और अब देखो नौकरी मिल गई, सारे काम हो गए, परिवार है, अच्छी फैमिली है, पीछे से पुश भी करते हैं। फैमिली है तभी तो आगे बढ़ रहे हैं हम। अगर फैमिली नहीं होती फिर हम आगे भी नहीं बढ़ पाते। अब आप कैथल में ही रहते हैं? मैं कैथल में, मेरा अभी पुलिस लाइन में है रेजिडेंस जी। और यहाँ रह के भी हमने कैंपेन चलाया हुआ ड्रग्स फ्री के ऊपर। ड्रग्स जितना हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं उतना मोटिवेट कर रहे हैं। कितना ये सक्सेसफुल रहा है अब तक? 5 लाख के करीब आपने बताया। हाँ, रिटर्न में हमारे पास सारी मतलब रिटर्न में है ये चीज। 5 लाख लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज करे हैं, प्रोग्राम करे हैं। और जितना मतलब देखो, किसी को तभी रोका जा सकता है उसके मेंटलिटी को चेंज करके, वॉश आउट करके, तब उसको हम कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि मेरे को जितना और जिम्मेवारी मिलेगी और बताएंगे लोगों को, है ना। पूरी एक टीम वर्क बनाएंगे, अकेला तो कुछ नहीं कर सकता पर टीम वर्क बना के भी कर सकता है। बिल्कुल। जैसा आपने बताया 13 से 14 चोटियां आपने फतेह की हैं, अब आप कैथल में रह रहे हैं, नौकरी संभाल रहे हैं। जब आप टोहाना जाते हैं तो उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने आपकी हेल्प नहीं की थी या जिन्होंने आपकी हेल्प की थी, कैसा लगता है? देखिए, जब छोटे छोटे बच्चे हैं वो नाम से जानते हैं भी रामलाल भाई है, मेरा चाचा है, ये भाई है, दोस्त है, तो एक अच्छा लगता है भी वो नाम से जानते हैं, है ना। जिसने मदद करी थी उनकी भी हम ऋणी है, जिन्होंने नहीं करी उन्होंने एवरेस्ट पहुंचा दिया उनके भी ऋणी है। बिल्कुल, है ना। हम उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एवरेस्ट तक पहुंचाया। खासकर मेरे विनय सर का, मीडिया का, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। आज यहाँ बैठे हैं तो टोहाना की मीडिया की देन से बैठे हैं, नहीं तो हम नहीं बैठते यहाँ। जैसे आपने बताया अभी 2023 में आप दोबारा गए थे और सीएम साहब जी से मिलके गए थे शायद आप, और पुलिस की तरफ से जी सपोर्ट आपको मिला क्योंकि एक और जिम्मेदारी आपके साथ जुड़ गई थी नौकरी की, तो तब कैसे मैनेज किया? पुलिस तो मेरे लिए 24 घंटे सपोर्टिव है। हमारे जितने कर्मचारी हैं, डीजीपी साहब हैं, शत्रुजीत जी कपूर, और हमारे एसपी साहब हैं राजेश कालिया जी, पहले मैडम उपासना थे, उससे पहले अफसर थे। ऑफिसर तो सारे कोऑपरेटिव हैं, वो कहते हैं कि आप अच्छा करो, जो हमारे से चाहिए दो, वो दे भी रहे हैं। बिल्कुल भी दे रहे हैं। अगर अफसर नहीं है तो हम भी नहीं है, अफसर तो हमारे लिए खुदा है। बिल्कुल, तो वो कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम और ऊंचाइयों पे अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो बॉलीवुड में भी आप गए हैं? बॉलीवुड में मेरा एक रियलिटी शो आता था, मिशन सपने रियलिटी शो, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ने मेरे लिए। कौन से चैनल पे आता था ये? कलर चैनल पे। कलर्स चैनल पे। और किस टाइम की बात है सर ये? 2014 में। 2014 में ही बात है। उसमें सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाली बेंद्रे, करण जौहर ने गाना गाया था। तो उन सभी सेलिब्रिटियों के साथ हमने
डिनर करने का या वहाँ काम करने का मौका मिला था। तो कैसा लगा वो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उन्होंने सलमान जी जैसे वहाँ बैठे थे, हम सबका डिनर था, पीछे से उठाया भी, हमारे से मिलके कैसा लग रहा है आपको? हाँ। माँ जी देखिए आपकी फील्ड के आप भी हीरो हो, मेरी फील्ड का मैं हीरो हूँ, बिल्कुल। जैसे आप वैसे मैं हूँ जी, हम भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया भी ये एक सच्चाई है कि उनको एक्टिंग का पता है, वो एक्टर है, वो बिल्कुल। हीरो है। माउंटेनिंग में हमें पता है जैसा भी है, हम अपनी माउंटेनिंग के हीरो हैं। तो उस टाइम तक आपने एक चोटी फतेह कर ली थी, उसके बाद आप सीरियल में भी गए, फिर उसके बाद आपने ये सफर दोबारा शुरू हाँ, किया, जी। फिर आप डीएसपी के पद पर रहे, जी। फिर आप कैथल आए, कैथल में आपने दोबारा से फिर एक चोटी फतेह की और बुक भी आई थी आपकी। तो अब नेक्स्ट मूव हमारा क्या रहेगा? अभी आपका नेक्स्ट क्या है? हमारा सिर्फ एक ही गोल है कि हमारे जो समाज के अंदर ये गंदगी फैली हुई है ड्रग्स की, इसको मिटाने का है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा ड्रग्स के खिलाफ काम करूंगा। किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं। हमारे जो युवा पीढ़ी ड्रग्स की तरफ बढ़ चुकी है, उनको ड्रग्स को खत्म करना है कि ये मेन मोटिव है। हाँ। जैसे 5 लाख युवाओं को आपने मोटिवेट किया है, तो क्या उनकी तरफ से कोई रिवर्ट आते हैं कि रिवर्ट आते हैं, वो बताते कैसे? हैं कि हमें अच्छा फील हो रहा है, आप बता के जाते हो, और वेल विशेस भी देते हैं भी, ऐसा पहले कोई नहीं आया, आप बता के गए, हम फॉलो करेंगे। देखो जब इतनी अचीवमेंट करने के बाद बंदा बताता है तो ऑटोमेटिक वो फॉलो अप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2024 में हम हैं, नेक्स्ट मूव आपका क्लाइंब करने का कुछ सोचा आपने? क्या बिल्कुल, मिशन है? क्लाइंबिंग के जब तक मेरा शरीर चलेगा मैं क्लाइंबिंग करता रहूंगा। और नेक्स्ट ईयर भी हमारा एक बड़ा मिशन है, उसमें भी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, और अच्छा फील होगा, हमारे युवाओं को भी अच्छा लगेगा। हम बस एक ही फोकस है कि ड्रग्स को हमारे देश से, पहले तो हमने हमारे एरिया से जहाँ रहते हैं, फिर हमारे हरियाणा प्रदेश से, फिर देश से, फिर निकालेंगे बाहर। और ये पूरा टीम वर्क बन के जब टीम बन जाएगी तब इसको हम ड्रग्स को तब निकाल सकते हैं। बिल्कुल। ये कहने से नहीं होगा, करने से होगा, करेंगे तभी ड्रग्स को फ्री कर सकते हैं हम। तो बिल्कुल युवाओं को कुछ एक सलाह जरूर दीजिए आप अभी, कि नशे को लेकर या स्पोर्ट्स में अगर जाना चाहे या क्लाइंब करना चाहे, आपकी तरह बनना चाहे, कैसे आप उनको एक सलाह आप देंगे? आप देखिए सभी युवा साथी हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं, मेल फीमेल दोनों ही नशा करती हैं आज के टाइम में। तो पर आपके देसी टॉक के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आप ड्रग्स से दूर रहें, किसी के लालच में ना आए। हमेशा लालच आदमी को मरवाता है, कभी भी लालची मत बने। लालच करोगे तो फंस जाओगे। फ्री की कोई चीज़ एक्सेप्ट मत करें, कोई भी देता हो वो, या तो फीमेल को देता है या मेल को देता है, आप फ्री की चीज़ें मत लें। और किसी भी प्रकार की आप नशा छोड़ना चाहते हो तो हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए 24 घंटे बनेंगे। हमारी कैथल पुलिस, हरियाणा पुलिस 24 घंटे आपके लिए तत्पर है। हमारे एसपी साहब है राजेश कालिया जी, डीजीपी साहब है श्री शत्रुजीत कपूर जी, वो आपके लिए बैठे हैं। हमारे से कोई काम नहीं बनेगा, उच्च अफसरों को बताएंगे। तो पुलिस, देखो सारे काम पुलिस पे नहीं होते, अगर थोड़ा थोड़ा हम पब्लिक मैन या सिविलियन आम मिलके लोग भी पुलिस साथ दें तो साथ थोड़ा- देंगे तो हम ड्रग्स की इतनी भयंकर बीमारी है उसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2014 में आपने बॉलीवुड में जैसे एक्टर से आप मिले हैं, आपने काम किया है। इन फ्यूचर अगर आपकी बायोपिक बनी तो क्या लगता है आपको, कौन सा एक्टर आपकी बायोपिक प्ले कर सकता है? चल रही है, इस पे भी बात चल रही है। चल रही है बात। सिद्धार्थ मल्होत्रा जी बायोपिक शायद बनाए। अच्छा। और दूसरा राजपाल यादव जी, अभी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई है इस बारे में। तो शायद वो भी बायोपिक तो ये कमिंग सून है हमारे Coming soon लिए, है। सबके लिए। हाँ जी। तो क्या आप मोटिवेशन एक माध्यम है आप युवाओं के लिए भी, काफी बढ़िया, क्योंकि उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। एक फ्रूट की रेडी से एक सपना देखा था कि चोटी फतेह करनी है, तो वो सफर चलते 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 आज यहाँ पर पहुंचे हैं रामलाल शर्मा जी, जिन पर एक बुक भी लिखी है डॉक्टर सत्येंद्र जी ने, और अब बायोपिक भी बन रही है जो आपके लिए कमिंग सून है। तो क्या परेशानियां जो हैं आज के टाइम में, आपको क्या लगता है कि कैसे निजात उनसे पा सकते हैं? क्लाइंबिंग के टाइम पे वो मैं पूछना भूल गई, सॉरी, कितनी परेशानियां आपको मिली उस टाइम? देखिए जब हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं परेशानियां तो आएंगी। अगर आप परेशानियों को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करते हैं और सेल्फ मोटिवेटर बन के करते हैं तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आमतौर पे डीमोटिवेट हो जाते हैं युवा। हमारी जो आज की जनरेशन है वो चाहती है सडनली, हाँ, एकदम से हथेली पे सारे काम हो जाए। हाँ, मेहनत नहीं करना चाहती। हाँ, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर कहाँ जाओगे, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
अब स्टडी के लिए टेस्ट कर दिए सरकार ने इतनी अच्छी। आज का गरीब का बच्चा इतनी नौकरियां लगने लग रहा है, किस बेस पे? सिर्फ पढ़ाई के बेस पे। सरकार इतनी बढ़िया काम कर रही है, आप भी कर लो थोड़ा हाँ काम। अगर हम वही, जैसे मैंने पहले बताया, खूंटे ठोक लोग होते हैं, वो तो हर फील्ड में है, वो मिलेंगे उनको इग्नोर करके उन्हें की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके मेहनत करो, नौकरियां मिलेंगी। कहते हैं जी नौकरियां आसान नहीं है, मैं कहता हूँ जी नौकरियां बहुत आसान है। आप मेहनत करने वाले बनो। मेहनत कैसे करें वो? देखिए स्टडी में करें। हाँ। स्टडी में अपना एक फोकस करें। हमारा बच्चा घर से आता है, बीच में कोई गंदी संगति मिलेगी उसके साथ चला गया। हाँ, क्योंकि आज के वक्त में ये बहुत है। किसी और ने बता दिया या पिज्जा हट में बढ़ गया, हाँ। या कहीं और चला गया, हाँ। है ना, ये बकवास की बातें करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। पर उसने ये पता है भी तेरे माँ बाप ने क्या मेहनत करी है, तेरे को किस चीज के लिए भेजा है। स्टडी करे, लाइब्रेरी इतनी अच्छी है, सरकार ने इतनी बढ़िया स्कीम चलाई हुई है, उनके लिए करे। हमने कभी टीवी चैनल नहीं देखे, बिल्कुल हम कर रहे हैं जी। हमारे घर में टीवी होता, हमने कभी चला के नहीं देखा टीवी। इतना टाइम ही नहीं है हमारा। बिल्कुल फालतू की बातों में सिर्फ एक टारगेट अपना, उस टारगेट को अचीव करना है। मछली की आंख देखनी चाहिए बस, भी मैंने क्या बनना है, निशाना लगाना है, निशाना लगाना, दाएं बाएं। देखिए रास्ते तो चेंज हो सकते हैं, पर गोल कभी चेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने अपनी परेशानियां बताई हमें कि 8-9 की साल में आपने वो सपना देखा था, तो आज जिस मुकाम पर आप हैं, तो वो परेशानियां याद हैं आज भी या? बिल्कुल, मैंने बचपन से लेकर, मेरी तकरीबन याददाश्त ठीक ही रहती है, तब से लेकर और आज तक हर व्यक्ति जिसने साथ दिया, जिसने नहीं दिया, क्या क्या मेरे साथ हुआ, सब घटना में आपको टिप्स पे याद है कि वो चीज़ गिनवा सकते हो। आपके मैंने कोई ये स्क्रिप्ट रेडी नहीं कर रखी, वैसे ही बताया आपको डायरेक्ट याद है। हाँ बिल्कुल। हर व्यक्ति में, फिर भी अगर कोई मेरा सर्कल का दोस्त है, उनको रात को फोन कर लेता हूँ, भाई ठीक है तू, हाँ। तो उसको बताता हूँ भाई मैं वो फलाना बोल रहा हूँ, तो याद है। मतलब अच्छा टाइम भी, बुरा टाइम भी, सब याद है। एक वीडियो भी आपकी वायरल हुई थी, जून जुलाई का टाइम था, और आपने गर्म कपड़े पहने हुए थे और आप दौड़ लगा रहे थे ग्राउंड में, वो क्या? देखिए हमारे जो एक्सपीडिशन चलते हैं वेट के अनुसार है वो, कभी वेट अप करना पड़ता है, कभी डाउन करना पड़ता है। तो जब वो एक FBT बोलते हैं उसको डाल के ना अच्छे से पसीना हो जाता है, और बॉडी के जितने छिद्र हैं वो सारे खुल जाते हैं। जितना रनिंग करेंगे ना लगातार, उतना स्टेमिना हमारा अच्छा हो जाएगा। और धूप में करने से ये था कि पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है और पसीना अच्छे से निकल जाता है, आउटपुट शरीर की अच्छी हो जाती है। तो मिनिमम मैक्सिमम वेट कितना रहता है? वो तो बॉडी के अनुसार है। बॉडी के अनुसार अगर कोई अच्छी टेक्निकल क्लाइंबिंग करने जाना है तो वेट हल्का होना चाहिए, अगर कोई ठीक ठाक हो तो चली जाता है, वो चले जाता है। तो सर, जैसे आपने बताया कि क्लाइंब करने से पहले वो मेहनत करनी पड़ती है, और जून जुलाई का वो महीना था, तो ऐसे में अगर गर्मी लग जाती, लू लग जाती, तो फिर कैसे आप मैनेज करते? ऐसा नहीं है मैडम जी, मैंने अपने आप, हर व्यक्ति की नहीं बॉडी का पता सबको हो जाता है, आपकी बॉडी कितने लेवल पे जाएगी, क्या क्या करेगी। पर जितना हम अपनी बॉडी को तपाएंगे उतना ही निखर के आएगी। मैंने अपनी बॉडी का थोड़ा सा ज्ञान है कि वो किस लेवल पे जाके अटकती है, क्या करती है, तो हो जाता है वो ऐसा प्रैक्टिस करने से। बात करती हूँ कैथल की, क्योंकि कैथल में जिस टाइम आपकी पोस्टिंग हुई थी, कब हुई थी वैसे आपकी पोस्टिंग? मेरी पोस्टिंग हुई थी 2017 के लास्ट में। 2017 के लास्ट में। तो एक वीडियो आया था आपका जिसमें आपने हाथ में करनी पकड़ी हुई थी और शायद आप गड्ढा वगैरह भर रहे थे, आने जाने वाले लोग काफी परेशान थे, उसके बाद आप हाईलाइट हुए हो। क्या था वो मामला? क्या था वो क्या था कि मैं सिटी थाना में मेरी पोस्टिंग थी, और वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा गड्ढा था सीवरेज का। तो काफी दिनों से वो खुला था, कई महीनों से, काफी दिनों से नहीं महीनों से वो ऐसे ही लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे, पर उसको ठीक करने का किसी के मैंने मादा नहीं था। तो मेरी सिटी के अंदर पोस्टिंग थी, और एक दिन नाइट में हम गश्त कर रहे, तो एक दिन क्या हुआ कि रात को गाड़ी आई और उसके अंदर घुस गई। हाँ। तो वो जेसीबी मंगा के उन्होंने निकलवाई, उन्होंने भी वो गाड़ी निकाल के ले गए। उसको ये नहीं हुआ कि मैं गड्ढे को भर दूं या ठीक करा दूं मिस्त्री। हमने क्या किया कि अपनी करनी मिस्त्री, मैं सारे काम ही कर लेता हूँ। ईंट आट मंगाई हमने, हमारे होमगार्ड के जवान थे, उनसे बातचीत करके सबने इकट्ठा मिलके उस गड्ढे को भरा, और आज वही गड्ढा है, आज भी आप चेक कर लेना, वो कभी टूटा नहीं, हमने एक बार ही रिपेयर किया था उसको। अच्छा।
मिस्त्री तो रिपेयर करते ना करते कैसा होता, पर हमने उस दिन एक बारी रिपेयर किया था, आज तक नहीं टूटा वो तो गोडा। आसपास के लोगों ने प्रेज तो बिल्कुल, किया ही देखो होगा। अगर कोई अच्छा काम करता है तो पब्लिक है या आसपास के दोस्त है या फैमिली है, वो प्रेज तो करती है भी अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल। ये नहीं था कि काम कोई छोटा बड़ा कोई करे ना करे, पर लोग उसको देख दे, कोई एक्सीडेंट हो जाता फोटो उतारेंगे, अरे भाई उसको उठा के ट्रीटमेंट करवा दो, फोटो तो फिर भी उतरेंगी है। बिल्कुल, कहने का हमारी मतलब है मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि हम फोटो उतारने में ज्यादा विश्वास रखते हैं वीडियो बनाने में। पहले काम तो कर लो, उसकी मौत हो जाएगी फिर तुम फोटो उतारते रहोगे। तो ऐसे में ये भी है ना कि इंसानियत कम रह गई है लोगों में। मतलब या- इंसानियत तो है जी, पर थोड़े से ना वो खूंटे ठोक है। ठुंडे ठोक ये है। ये चाहते हैं, खूंटे ठोक का मतलब क्या है कि उनकी कमियां निकालने में रहते हैं। भाई हम तो फोटो उतार लेंगे जी, आप उठा के दे आओ। अब भगत सिंह तो चाहे जी दूसरा का घर में पैदा हो, हमारा घर में ना हो। हमारे घर में ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। ये बातें हैं सारी। अच्छा, तो एक ये चीज भी है ना, जैसे आपने बताया कि जिस पंचायत ने आपको मना किया था अवार्ड देने से, क्योंकि वहां पर भी टांग खींचने वाले रहे हैं, फैमिली में भी कुछ एक वैसे होते हैं, और जब 2016 में आपने नौकरी के पद पे ज्वाइन किया था कैथल आए या फिर जहां पे भी आपकी पोस्टिंग रही है, तो वहां पर जो पुलिस वाले साथ वाले होते हैं, वहां पे भी हर फील्ड में ऐसा होता है, टांग खींचने वाले लोग आपको मिलते हैं क्या? वहां पे मिले हैं मैडम आपको जी, ऐसे? हमने ना, मैं काफी थानों में SHO रहा हूँ और अच्छा काम किया हमने, तिरंगा यात्रा निकाली है, बहुत सारे काम ऐसे किए हैं। देखो सबके ना मेंटेलिटी अलग अलग है, ऐसे नहीं है कि पुलिस कर्मचारी टांग खींचता है, उनकी हर व्यक्ति का ज्ञान, मस्तिष्क, दिमाग अलग अलग काम करता है। मेरा 24 घंटे में से 21 घंटे में काम करने में माहिर हूँ, सिर्फ 2-3-4 घंटे ही सो सकता हूँ मैं। उनका ऐसा काम नहीं करता, जिस जैसा ज्ञान होगा, जैसे संस्कार होंगे वैसे काम करेंगे वो। कुछ लोग हमें अच्छा से पॉजिटिव भी करते हैं, हमारे पुलिस के जो अफसर है वो पॉजिटिव है, हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, वेतन करो हम साथ में हैं। लेकिन क्या कर्मचारी आपको भी मिले बहुत हैं? अच्छे हैं। हाँ मिले हैं जी, बिल्कुल मिले हैं, जो कहते हैं बार बार पुश करते हैं, अफसर बहुत अच्छे हैं पुलिस के। कर्मचारी भी बहुत सारे अच्छे हैं, कहते हैं सर हम आपके साथ हैं, देखो जैसे भी हैं हम आपके साथ लग रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो टांग अड़ाते हैं, भाई नहीं नहीं आप नहीं कर सकते जी, छोड़ो जी, पर जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई कुछ देखो, जो व्यक्ति काम करेगा गलतियां तो करेगा वो भी, बिल्कुल। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो गलतियां कैसे होंगी? करने चाहिए, जब कोई देखी जाएगी गलतियां, कम से कम गलतियां दोबारा तो नहीं होंगी, वो गलतियां सुधारेंगे उन गलतियों को। आपने बताया आप SHO के पद पे भी रहे हैं जी। और कोई ऐसा पेचीदा केस आपके समक्ष आया हो, आपको लगे कि ये क्या हो गया? अब देखिए एक केस ऐसा ही था, पर थोड़ा सा लंबा चल पड़ेगा, मैं बता दूंगा तो कोई उसको। बात नहीं। एक केस ऐसा था कि एक लड़का होता है, वो लड़का क्या करता है, स्कूल, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में जाता है वो। तो एक दिन वो किसी पेपर में, एग्जाम में फेल हो जाता है। तो फेल होने के बाद क्या किया उसने, घर आ रहा था वो, उसको बीच रास्ते में गलत संगति मिल गई और गलत संगति ने उसको फ्री में ड्रग्स दे दिया, नशा दे दिया। नशा देने से उसको अच्छा फील हुआ, वो घर जाके सो गया बगैर रोटी पिए खाए। अगले दिन उसके घर वालों ने पॉकेट मनी देनी थी उसको, तो पॉकेट मनी लेके वही फिर दोबारा कॉलेज इंस्टीट्यूट में जा रहा था, बीच में वही गलत संगति उसको मिल गई और उस गंदी संगति ने दोबारा उसको बुला लिया, वो भी उनके पास चला गया। अगले दिन उन्होंने क्या किया, पहले दिन तो फ्री में दिया उसको, अगले दिन उससे पॉकेट मनी ले लिया, नशा दे दिया। नशा देने से वो चला गया, उसको अच्छा फील हुआ, स्कूल से कॉलेज से बंक मारना स्टार्ट कर दिया। जब उसकी पॉकेट मनी बंद होगी तो उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने चोरियां स्टार्ट कर दी, चोरियां स्टार्ट कर दी, बड़ी बड़ी चोरियां स्टार्ट करने लग गया, घर के सामान बेचने लग गया। अड़ोसियों पड़ोसियों ने बताया भी तारा छोरा तो चोरी करने लग गया, भाई समझाओ इसको। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहाँ का ये मामला? कैथली का ही, कैथल का ही हाँ। है। हाँ। तो जब ये ऐसा हुआ तो नहीं समझे वो बात को, एक ही बेटा होता, सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, तो बड़े अनमोल है वो। तो उन्होंने ये काम किया तो वो नहीं सुधरा, उसने जब बड़ी बड़ी चोरियां डकैती मारनी स्टार्ट कर दी, घर उजड़ गया, तो वो जेल चला गया। एक बारी माँ के कहने से, देखो माँ का दिल बड़ा पोलाइट होता है, और माँ के कहने से उसके बापू ने उसकी जमानत करवा दी, जेल से वो छूट गया। आने के बाद उसने क्या किया, 5 किले आते थे उसके, उसकी बाबू के गर्दन पे कुल्हाड़ी रख के बोला ये 5 किले बेच, नहीं तेरे को मारूंगा मैं। अच्छा, ऐसे पढ़े लिखे बच्चे, मतलब एक ड्रग्स के लिए गंदी शक्ति का कारण बन के, तो उसने ये किया। तो ये करने के बाद वो 5 किले बिक गए, ड्रग्स में चले गए, कुछ खा गया पी गया, गाड़ी वगैरह ले ली। थोड़े दिन बाद उसने नशे का लेने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए अपने बापू की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। 302 में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जेल में भेज दिया। किसी ने उसका रिश्ता नहीं कराया, कोई भाई बहन कोई उसके नजदीक नहीं लगा,
चाचे ताऊ सब छोड़ के चले गए। जब ऐसी गंदी संगति में क्रिमिनल बन गया तो कौन उसका साथ देगा? किसी ने नहीं दिया। माँ ने जो मकान था उसकी जमानत कराने के चक्कर में बेच दिया, मकान भी बिक गया, और इस जमानत के चक्कर में उसकी माँ भी मर गई। तो आज फादर मार दिया, माँ चली गई, डकैती चोरी में मर्डर केस में अंदर हो गया। लास्ट में उस लड़के ने जेल के अंदर सुसाइड किया। ये कब की बात है? सन्नी मेरे याद अभी, ये सुसाइड किया उसने जेल के अंदर। तो कहाँ से उठा वो? एक सिर्फ इतनी सी बात पे भी वो किसी एग्जाम में फेल हो गया और उसने गलत संगति को चुन लिया। हमारा जो बच्चे, हमारी जो यूथ है ना, एकदम से गंदी संगति को चुन लेती है। और गंदी संगति आपको फ्री का लालच एक दिन तो दे देगी, 2 दिन दे देगी, पर लाइफ टाइम वो फ्री के लालच नहीं देगी। वो सिर्फ आपका यूज कर लेंगे, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे देंगे, पर आपको वो दलदल में धकेल देंगे। उस लड़के में अगर वो अच्छा लड़का था, गंदी संगति का शिकार हो गया, क्रिमिनल बना, माँ बाप मार दिए, खेत बेच दिए, अगर वो अच्छी संगति में बैठता वो IPS IAS अच्छा डॉक्टर होता। बिल्कुल। तो इस केस के बाद आपने ये सोचा या उससे पहले आप कोशिश में थे नशे के खिलाफ? नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से ही कोशिश में। मैंने जब से मतलब सऊदी आई है या मैं कुछ समाज के लिए करना चाह रहा हूँ, तब से ये है कि हमने अपने देश को, हरियाणा प्रदेश को ड्रग्स फ्री तो करना ही है। अगर हरियाणा को भी नहीं, जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी ना, या जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग पहले भी रही है, आप ऑन द रिकॉर्ड है, वहाँ ड्रग्स कभी नहीं चला, चोरी भी नहीं हुई, सिंगल चोरी। हमने इतना, मतलब जब मैंने ये बताया भी 24 घंटे में से 21 घंटे की मैं हिम्मत रखता हूँ नौकरी ड्यूटी करने की ऑन द एक टांग पे। और लोगों को जहां भी जाता हूँ सिर्फ ये मोटिवेट करता हूँ, भाई आप सुधर जाओ, मेरी कहीं हेल्प चाहिए तो बताओ, आप आपकी हेल्प करेंगे, तन मन धन से जैसे भी है आपके साथ खड़े हम। बिल्कुल। तो अभी कैथल में एट प्रेजेंट आप कहाँ पर, किस पोस्ट पर? मैं अभी गेम की तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से मैंने परमिशन ले रखी है। ठीक है। अफसरों से परमिशन लेके मैं गवर्नमेंट से तैयारी कर रहा हूँ अपने गेम की। अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है दिसंबर में, अभी 1 महीने बाद ही? बिल्कुल 1 महीने बाद अभी। तो वहाँ पे हमने कुछ रिकॉर्ड बनाने हैं, तो वो करेंगे नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, कुछ ना कुछ देखो अच्छा कर रहे हैं। अभी तो हमारे शरीर बॉडी चल रही है, कुछ ना कुछ देश के लिए कर लेंगे तो ठीक है, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, वो कम से कम ये तो सोचेगी भी फलाना नाम का व्यक्ति था, उसने ये किया हमारे समाज के लिए। बिल्कुल। आपका एक बच्चा भी है? एक बेटा बेटी है मेरे पास। बेटा बेटी है, तो उनको भी आप तैयार कर रहे हैं? वो तैयार है जी, वो भी, मतलब फैमिली हमारी बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया फैमिली है। अगर वो घर सारा सिस्टम को मैडम संभालती है, मेरे पेरेंट्स संभालते हैं, तभी मैं एक्सपीडिशन करता हूँ या लोगों को मोटिवेट करता हूँ। बिल्कुल, आप उस टेंशन से दूर रह के आप अपने काम पर आप ध्यान देते हैं, मम्मी पापा देख लेते हैं परिवार में। बिल्कुल। तो बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा ये स्टोरी हमने आप लोगों तक पहुंचाई है, और बहुत ही बेहतरीन सफर पर लगे हैं, और आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपको देखने पे मिलेंगे। और कमिंग सून में है एक बॉलीवुड फिल्म भी ज़रूर आ रही है, रामलाल शर्मा जी की, इनकी बायोपिक बनेगी, तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल जी, आपकी बहुत ही बढ़िया स्टोरी रही है। तो कुछ सलाह, एक शब्द में अगर आप अपनी लाइफ को डिफाइन करना चाहें, क्या वो शब्द होगा? कि बस पॉजिटिव रहिए और एक टारगेट को लेके चलते रहिए। बिल्कुल। मैंने भी, मेरा टारगेट यही था कि पॉजिटिव था। मैं, एक टारगेट था कि मैंने एवरेस्ट क्लाइम करना, दूसरा टारगेट था नौकरी लेना, वो भी ली। मतलब एक टारगेट को लेकर आप पॉजिटिव होके चलिए, बस पॉजिटिव, किसी की नहीं सुननी, अपने पेरेंट्स को अपने दोस्त बनाओ और चलते चलो बस। बिल्कुल। बेशक कितने ही नेगेटिव आप अपनी जिंदगी में हो जाइए, लेकिन एक अगर पॉजिटिव रवैया अगर आप अपनाएंगे तो जरूर आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत और जुड़े रहिए देसी टॉक के साथ। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।